इंसान अगर इंसान तभी बनता है जब संबंधों का उसको ज्ञान होता है। जिसके पास संबंधों का सम्मान नहीं है, जिसके पास संबंधों का ज्ञान नहीं है, वो इंसान नहीं जानवर है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं, मैं और मेरा परिवार, ठीक है, ये हमारा पार्ट सी है, ठीक है। इसमें हम जो है परिवार के विषय में आगे चर्चा करेंगे। पहले ये हमने 2 वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो आगे जो है हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि मैं और मेरा परिवार में आगे क्या है। और उससे पहले मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि आप जब भी वीडियो देखो पूरा देखो। अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। ये वीडियो जो है कई रूपों में आपको 3 पार्टों में मिला है, ठीक है। और ये वीडियो है एक साथ भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको जैसा आपको लगता है, जैसा आपको इंटरेस्ट बनता है, उस तरह से ये वीडियो को देख सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। 1-2 बार देखोगा 100% है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना कि वीडियो देखो तो पूरा देख लेना, नहीं तो अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक रहेगा। चलिए आप देखते हैं हमारा अपना विषय जो है। आज जो पार्ट सी में हम क्या करने जा रहे हैं उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। हमारा आगे जो है आपने पढ़ा ये कि विभिन्न महत्व अंतर संबंधों में परिवार की भूमिका। पारिवारिक संबंध, ठीक है। हमारा टॉपिक जो आती है अब पारिवारिक संबंध। पारिवारिक संबंध तब आप समझते ही होंगे कि आपका जो संबंध यहाँ स्थापित हुआ है, ठीक है, जो आपको हर तरह के संबंध स्थापित हुआ है, तो उस संबंध का भी एक महत्व होता है, उस संबंध का भी एक मर्यादा होता है, उस संबंध का भी एक रूल रेगुलेशन होती है, जिसको हर एक व्यक्ति को समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों अगर इस संबंध को नहीं समझते हैं तो उनके रिश्ते जो होते हैं कभी भी अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है। पारिवारिक संबंध, देखिए अपने परिवार या किसी अन्य परिवार का आप देखे होंगे किस प्रकार परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ रहते हैं। पारिवारिक संबंध के विषय में चर्चा विश्लेषण करते समय इस प्रकार के प्रश्न का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। पारिवारिक संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि परिवार का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है। देखिए आज के समय जो है परिवार के ऊपर बिहेवियर होना, ये बिहेव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ठीक है। क्योंकि परिवार के आप सदस्य हो, अगर आपका बिहेवियर सही नहीं है तो परिवार का जो है आप खुशहाल जीवन नहीं दिला सकते हो। क्योंकि कहते हैं ना, अगर प्यार से अगर आप बातें कर लेते हो तो वही जीवन के लिए सुखदायी हो जाता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य की खुशहाल इन संबंधों के प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। आपसी भाईचारे, सहृदयपूर्ण संबंध तथा सकारात्मक सोच जीवन को सुगम बना सकता है, जबकि लड़ाई, दोष तथा आपसी विनियम परिवार सदस्यों के बीच नकारात्मक सोच को जन्म दे देता है। देखिए आज के समय जो होता है भाईचारे, ठीक है, सद्भावपूर्णता जीवन को सुगम बना सकता है। अगर भाईचारे के जीवन के साथ आप अगर जीवन व्यतीत आप करते हो, ठीक है, तो आपका जीवन बहुत सुखदायक होएगा। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है कि हम जिस युग में, जिस आधुनिक युग में हम रह रहे हैं, वहाँ पर तो अपनों को भी दुश्मन मान ले बैठते हैं, ठीक है। आज के समय देखिए कैसा बदल चुका है। आजकल जो माता पिता ने जन्म दिया है, लोग उसको भी अपने घर में रखना पसंद नहीं करते हैं, उनको डायरेक्ट वृद्ध आश्रम भेज देते हैं या उनसे दूरी बना लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये गलत है। क्योंकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये सोचिए कि जब आप बच्चे थे तो आपके माता पिता आपका कितना केयर करते थे। कहीं आप गुम ना हो जाओ, कहीं खो ना जाओ, तो हर सेकंड आपको क्या करते हैं, आपके अपने आँखों तक के दूर नहीं होने देते थे। लेकिन हम लोगों की कैसी विचारधारा हो गई है कि हम अपने माता पिता को दूर कर देते हैं, ठीक है, और उनसे हम लड़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों? थोड़ा सोचिए इस बात को। क्योंकि आप भी जब आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को जब इतना केयर कर रहे होगे तो आपको भी तो आपके माता पिता ने इतना केयर किया होगा और इतना डर उनके अंदर रहा होगा। तो हमें भी तो डर होना चाहिए कि हमारे माँ बाप कहीं चले ना जाए, उनको कुछ तकलीफ़ ना हो। उनको हर एक तकलीफ़ के लिए हमें हमेशा सशक्त रहना चाहिए। तो यही बात को यहाँ पर उजागर करता है संबंध। देखिए यही तो संबंध होता है, ठीक है। आज जो होता है वो बच्चा आपका छोटा है तो वो बड़ा होगा। आप भी पहले छोटे थे तो आप भी बड़े हो गए, लेकिन बड़े होने के साथ आप इतने बड़े हो गए कि आपने क्या किया, अपनी मर्यादाओं को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, जो कि सही नहीं रहता है। एक परंपरागत भारतीय संयुक्त पारिवारिक संरचना में जहां एक बड़ा परिवार एक साथ एक ही घर, एक ही रसोई का प्रयोग करता है, सामान्य संपदा और दायित्व के साथ जीवन जीता है। आपने देखा होगा कि संयुक्त परिवार का अर्थ ही मैंने बताया था कि एक में जिसमें 3 पीढ़ियाँ रहते हों,
ठीक है। आज शायद रेयर जगह ही होगा जहाँ पर 3 पीढ़ियाँ रहती हो, लेकिन आजकल जो लोग हैं जो आधुनिकता के आड़ में अपने जीवन को इस तरह से बदल दिया है कि उनको एकल परिवार पसंद आता है। हमने भी चर्चा भी किया था कि एकल परिवार का कितना नुकसान हो जाता है। ठीक है, आपके अगर बच्चे को जन्म देते हो तो आपका उसका केयर करना सबसे बड़ा सरदर्द बन जाता है। लेकिन वहीं पर जो है संयुक्त परिवार में होता है तो वहाँ पर दादा दादी होता है, भाई बहन होते हैं, सब के सब केयर करते हैं, जिससे आपका जो तकलीफ़ होता है कम जाता है। दोस्तों यहाँ ये मत सोचिए कि आपको उनको बहुत सुख देना है। देखिए वो भी सक्षम होते हैं खुद करने के लिए, आपका सिर्फ सहयोग और प्यार की आवश्यकता होता है उनके लिए। क्यों? क्योंकि वो बुज़ुर्ग हो चुके होते हैं। ठीक है, आज वो बुज़ुर्ग हैं, कल आप होइएगा। ठीक है, अगर दोनों में अगर तालमेल नहीं रहेगा, कहते हैं ना जैसा आप ये कर्म करोगे वैसा ही आप भरोगे, जैसा कर्म रहेगा वैसे ही होगा, जैसा आप पेड़ लगाओगे फ्रूट भी वैसा ही होगा। ठीक है, क्योंकि आप पहले बच्चे थे, आज आपके बच्चे हैं। ये ज़िंदगी का जो सफ़र है इसी तरह से चलता रहता है, इसलिए संबंधों का गहराइयों को समझिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा आगे चलेगा। देखते हैं आगे क्या है। आगे जो है हमारा व्यतीत करता है जहाँ एक दूसरे के साथ मधुर संबंधों को स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण किंतु कठिन कार्य है। देखिए ये बात तो सही है कि आपसी मधुर संबंध स्थापित करना बहुत ही कठिन हो गया है आजकल व्यक्तियों के लिए। आजकल इतनी करवाहट भरी ज़िंदगी में आज जो है मधुरपन संबंध स्थापित करना शायद सही नहीं है। आज लोगों को लगता है कि कुछ लोग मधुर बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। नहीं दोस्तों, वो मधुर व्यक्ति इसलिए मधुर बातें आपसे कर रहा है क्योंकि आपको उससे आवश्यकता है और आपका इस्तेमाल करना चाहता है। ठीक है, परिवार में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो महत्वाकांक्षी हो। पता है ना कि महत्वाकांक्षी हो, जब काम पड़ता है तो आपके गोद में आके बैठ जाते हैं, जब आपका काम ख़त्म हो जाता है तो आपको ही भगा देते हैं। संकेंद्रित होना, जलन रहते हो, आपसी किस्मत से संतुष्ट न हो, जबकि दूसरे और ऐसे सदस्य भी हो सकते हैं जो कि अपने लिए कुछ भी करने से पूर्व दूसरे के आराम व हितों का ध्यान रखते हैं। देखिए ऐसा दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो अपना तकलीफ़ सह लेता हो, दूसरे को सुख देता हो। ऐसे व्यक्ति सदैव महान होते हैं। ठीक है, अपना तो जीवन सब सुखमय बना लेता है, लेकिन जो दूसरे को बनाता है वही महान कहलाता है। ठीक है, आपके माता पिता ने आपको तो सुखमय जीवन दे दिया, बचपन से लेके आपको इतना बड़ा कर दिया, लेकिन अब आपका फ़र्ज़ बन जाता है कि आप अपने माता पिता को इतना प्यार दो कि उनको तकलीफ़ हो ही ना, किसी तरह तकलीफ़ रहे ही ना। ठीक है, तब जाके आपका जीवन जो होगा इस धरती पर सार्थक सिद्ध होगा। ठीक है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि परिवार में ऐसे सदस्य हो तो परिवार की क्या स्थिति होगी? अगर ऐसे लोग हों जिसमें जलसी संतुष्टि न हो, महत्वाकांक्षी हो, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति से क्या होगा? परिवार, ये तो जनरल सी बात है, परिवार जो है टूट जाएगा। ठीक है, प्रवसन तथा औद्योगिकरण के कारण अधिक से अधिक लोग एकल परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए प्रवासन यानी इमाइग्रेट हो रहे हैं सबके सब। आज गांव छोड़ के सब शहरों में आके बस गए हैं, तो वहाँ पर छोटा सा घर होता है, उसी में वो क्या करते हैं अपने बच्चे और पति पत्नी के साथ रहते हैं, लेकिन माता पिता के लोगों के पास जगह ही नहीं होता है। ठीक है, औद्योगिकरण की वजह से उनको दूर जाना पड़ रहा है, तो माता पिता को गाँव में छोड़ देते हैं, दूसरे के भरोसे उनके जीवन का कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे में कैसे जीवन यापन होगा दोस्तों? ये बात बड़ी सोचने वाली है और बहुत ही गंभीर समस्या है हमारे देश के लिए। ठीक है, क्योंकि माता पिता जो होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मैंने कहा ना कि जब आप बच्चे थे तो वो केयर करते थे, जब वो बच्चे बन गए, जब उनका शरीर साथ नहीं दे रहा तो आपको केयर करना बहुत ज़रूरी है। ये बात पे आप सोचिए, चाहे आप विचार ना कीजिए, ये हमारे पाठ्यक्रम में है तो आपको इस बात को समझना ही पड़ेगा। ठीक है, सबसे बड़ा कारण बनता है इसमें वित्तीय दबाव। बेहतर शिक्षा, रोजगार के अवसरों के कारण महिलाओं भी परिवार के आय में योगदान देने के लिए नौकरी करने लग गई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने अपनी आवश्यकताओं को ही बढ़ा दिया है। क्या आपको लगता है कि यदि पति और पत्नी दोनों काम करते तो आपस में मधुर संबंध बनाए रखने के लिए दोनों को कुछ अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए? आप पहले ही पढ़ चुके हो कि आजकल दंपति दोनों भूमिकाएं गृह निर्माण और व्यवसाय सफलता पर निर्भर करती है। देखिए दोस्तों, ये बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाती है। अगर पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं तो फिर एक दूसरे का सम्मान कहाँ? अब पत्नी काम करके थक के आ रही है, घर में खाना बना रही है, और पति भी थक के आकर बैठ के टीवी देख रहा है, तो वो दोनों में लड़ाई झगड़ा होने का कारण तो जर्नल से बनेगा ही बनेगा। अब वो कहेगी भाई मैं भी तो कमा के आया हूँ, तो मैं खाना बना रहा हूँ और तुम बैठ के आराम फरमा रहे हो। तो ये देखिए ये कहाँ से कहाँ बात आ गया। पुराने समय में ये होता था कि महिलाएं घर में सारे काम धाम संभालती थी सारे, क्योंकि घर का काम करना भी कोई आम काम नहीं है, आम बात नहीं है। घर का काम करना भी आजकल बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक, कपड़ा धोने से लेकर खाना बनाने तक, बच्चों की केयर करने तक,
आजकल जो महिलाओं की हालत बहुत बेकार हो जाती है, ठीक है। इसलिए औरतें भी क्या करती है आजकल, दूसरे के भरोसे घर छोड़ के वो काम करने में ही सगन होती है, क्योंकि उसको भी आराम वहीं मिलता है। तो इसमें यही बात यहाँ पर आ जाता है कि पुरुष और स्त्री दोनों को मिल के घर चलाना चाहिए, दोनों को प्यार पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक अगर सब्जी काट रहा है तो एक चावल बना लेना चाहिए, जिससे क्या होता है, देखिए इसमें मैंने कहा है ना कि मधुर संबंध तभी बनते हैं जब एक दूसरे को हाथ बढ़ाया जाता है, ठीक है। आगे जो है हमारा देखिए क्या है, आपसी संबंधों को दृढ़ बनाने के लिए विभिन्न कारक। देखिए क्या क्या कारक हो सकता है जिससे क्या है संबंध सुदृढ़ बने, यानी काफ़ी मजबूत बने। अपने कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व को संतुष्ट ज्ञान होना चाहिए, यानी जो आपका दायित्व है, कर्तव्य है, वो उत्तरदायित्व को आप स्पष्ट से समझ लें कि भाई मेरा दायित्व क्या है, हमें क्या करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों के प्रति समानुभूति की भावना को विकास करना, यानी हर एक सदस्य के लिए आपको सहानुभूति होना चाहिए, उनके लिए आदर सम्मान होना चाहिए, तभी जाके जो है घर सुगम से सुगम बन सकता है। दूसरों की आवश्यकताओं तथा आराम के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, कि जितना हो सके दूसरों को आराम देने की कोशिश करो, क्योंकि आप तो समझदार हो लेकिन उनको आराम दोगे तो ये आपको संतुष्टि मिलेगी, ठीक है। तो आप हमेशा संवेदनशील होकर दूसरे की आवश्यकताओं को आराम देने की कोशिश करो। अपनी खुशी से पहले दूसरे की खुशी का ध्यान रखकर अच्छे अंत संबंध स्थापित करना। देखिए ये बात बहुत ज़रूरी है, कहते हैं ना जो दूसरे का सेवा करता है वही जीवन में कामयाब होता है। मैं देखिए हमेशा एक बात बोलता हूँ ना कि आप अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको शेयर कर दीजिए, क्या पता उसको समझ में आ जाए, और समझ में आएगा तो इसको आपसे खुशी मिलेगी आपको, और वो व्यक्ति जो है आपको धन्यवाद देगा कि इसके वजह से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली और शायद मैं पास भी हो गया और मेरा जीवन जो है थोड़ा सुखमय बन गया। तो उस व्यक्ति ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया उसके जीवन में। तो यही बात है ना, अगर आपने दूसरे की खुशी के लिए जीने वाला व्यक्ति ही सच्चा इंसान कहलाता है, ठीक है, स्वार्थ के लिए नहीं। आप अपने दिल से ये बात पूछना और समझना, लेकिन तब पूछना जब आप एकांत होगा कि मेरी बात सही थी कि गलत। चलिए आगे देखते हैं क्या है। प्रभावपूर्ण मौखिक तथा गैर मौखिक संबंध कौशलता का प्रयोग करना, ठीक है, मौखिक रूपों को या गैर मौखिक रूपों का प्रयोग करना। दूसरे के प्रति अच्छे सरोकार तथा स्नेह की प्रदर्शन करना, ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर दूसरे की मदद करना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आवश्यकता पड़े तो दूसरे को आप हेल्प करो, क्योंकि हेल्प करना कोई बुराई नहीं है, हेल्प करने से किसी की सहायता मिल जाती है। दूसरे को मामले में हस्तक्षेप न करना, कि दूसरे का मामला है तो मैक्सिमम बात यही रखी जाती है कि आप उसके कार्य में हस्तक्षेप न करो और कोई तरह के, क्योंकि वो व्यक्ति क्या पता आपसे बुरा भी मान ले और वो लड़ाई जो आपस में कर रहे थे वो आपसे करने लग जाए। तो इस बात पे ध्यान रखना। आगे यदि आप उपयोग सूची का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि ऊपर दिए गए सभी कारक जीवन के कौशल का प्रयोग ही है। देखिए ये सारी बातें जो हमने अभी तक पढ़ा है वो सारे कौशलता का उपयोग है कि हमें कैसे से कैसे करना चाहिए, दूसरे के प्रति हमारा क्या सम्मान होना चाहिए और हमारी क्या इसमें सोच रह जाती है, ठीक है। यदि कौशल जीवन कौशल कहलाते हैं, देखिए यही कौशल जीवन कौशल कहलाता है, क्योंकि जीवन के हम कुशलता के बारे में ही हमने इसमें पढ़ा है, ठीक है। जीवन कौशल निश्चित रूप से जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। अगर आपके अंदर ये सब कौशल विकसित हो जाता है तो आपका जीवन में काफ़ी गुणवत्ता हो जाती है और काफ़ी आप आदर्श इंसान बन जाते हो, ठीक है। इन जीवन कौशल का संवर्धन तथा प्रयोग ही एक सफल पारिवारिक जीवन का आधार बना देता है। देखिए दोस्तों, दूसरे के प्रति सम्मान, दूसरे के प्रति इज्जत और दूसरे से बातें करने का ढंग, यही चीज़ जो तो होती है जो इंसानों की सफल पारिवारिक जीवन का आधार बना देता है, ठीक है। और इस आधार को जो होता है मजबूत नींव ही कहा जाता है, और ये नींव कभी हिलती नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, आप ही सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि इंसान जन्म लिया है और इंसान के बाद वो शादी करेगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, यही होता है ना रूल रेगुलेशन। अगर इसमें आपने प्राप्त किया तो क्या किया? हर व्यक्ति काम करता है, हर व्यक्ति जीवन जीता है, लेकिन आपकी सादगी और आपकी अच्छाई आपको शायद जीवन के वो चीज़ें दे दी जो बड़े बड़े लोगों को भी नहीं मिलता है, ठीक है। आपको लोग बुरा तो नहीं कहेंगे, कम से कम अच्छे नाम से जानेंगे, इज्जत सम्मान से तो करेंगे। तो यही जीवन का आधारभूत होती है, और यही जो है प्रयोग ही एक सफल पारिवारिक जीवन का आधार बन जाता है। इसके विपरीत विश्वास की कमी, निंदा, हस्तक्षेप, ठीक है, पतलापन, सहानुभूति की कमी तथा खराब पोषण कौशलता के कारक है, जिसके कारण दोष पैदा होता है और कई बार आपसी संबंध भी टूट जाते हैं। देखिए अगर विश्वास की कमी, अगर किसी से प्रति आपको विश्वास, देखिए कोई चीज़ होता है तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर विश्वास की कमी है, आप उसकी निंदा कर रहे हो, हर काम में हस्तक्षेप कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपका संबंध जो है उससे टूट जाए। क्यों? क्योंकि आपने हर बात के लिए उसको टोक रहे हो, हर बात के लिए उसको प्रॉब्लम कर रहे हो। तो जीवन के जो हमारा जो
स्टार चलती है उसमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, संबंध को तभी मधुर बनाया जा सकता है जब आप उस पे विश्वास करो। ठीक है, जहाँ विश्वास की कमी हो जाती है, जहाँ पर आप बार बार उसको निंदा करने लग जाते हो, बार बार उसके कामों में हस्तक्षेप करने लग जाते हो, तो वो व्यक्ति जो होता है बिल्कुल ही टूट जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उसकी विचारधारा भी गिरने लग जाती है। और विचारधारा जब गिरने लगती है तो उसे 100% ये है कि वो आपसे रिश्ता तोड़ लेगा। ठीक है, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करेगा बिल्कुल ही। आप भी देखा करो, कभी बच्चे को आप जब मारते हो, मना करते हो कोई चीज़, तो आपसे कैसे गुस्सा हो जाता है। तो सेम ऐसा ही संबंध भी होता है। संबंध एक बहुत ही कच्चा धागा होता है, ज़्यादा आप पिरोगे तो 100% टूट जाता है। ठीक है, तो ये संबंध के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। ठीक है, आगे जो हमारा है कि इसमें जो है कौन कौन से कारक जो है सही है, तो उसके विषय में हमें करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जीवन को उसी रूप से स्वीकार करना जैसा वो है। परिवार में बच्चों का अधिक संख्या, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम आती है। छोटी छोटी बातों को जाने के का अभ्यास, परिवार के सदस्यों के प्यार और सहयोग, अपनी कमी स्वीकार करना, माँ का घर से बाहर काम करना, ये सब चीज़ें जो होती है हमारे लिए सही नहीं होती। ठीक है, अपने को दूसरे के को क्षमा करना, दूसरे के ज़्यादा, तो ये सब बातें में जो है कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। चलिए देखते हैं हम अगला जो टॉपिक है। ये तो आपका क्वेश्चन था जिसमें लिखना था कि इसमें से टिक लगाना था कि कौन से कारक हो सकते हैं, तो इसमें टिक की बात है। ये बातें हमारे लिए था, थोड़ा सा मैंने बताना उचित समझा। ठीक है, लेकिन आगे जो है हमारा जीवन में मूल्य, देखिए जीवन में हमारा मूल्य क्या है, इसके विषय पर हम देखते हैं क्या है। ठीक है, जीवन में जो है हमारा मूल्य क्या है। मूल्य हमारे सामाजिक वातावरण का आधार होता है। ये न्याय, उचित तथा सम्मान समाज की स्थापना में सहायक होते हैं। परंपरागत रूप से बच्चे अपने बुजुर्गों का अनुसरण करते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा कि जो बच्चे होते हैं अपने बुजुर्गों या अपने बड़ों के ही बातों का अनुसरण करते हैं तथा उन्हें मूल्य ग्रहण करते हैं, जैसे बड़े का आदर करना, ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, विनम्रता आदि। देखिए दोस्तों, ये सब वर्डिंग जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हम अपने बच्चों में यही गुण देखना चाहते हैं, यही देखना चाहते हैं ना। आप चाहते हो कि आपके बच्चा ईमानदार बने, सत्यनिष्ठ बने, विनम्रता बने, ठीक है, आदर करे दूसरे को। लेकिन हम जो होते हैं अपने बड़ों को ही आदर करना छोड़ देते हैं। जब आप नहीं, मैंने अभी क्या पढ़ा, आपने देखा कि बच्चे जो होते हैं अपने बुजुर्गों और बड़े से अनुसरण करते हैं, यानी सीखते हैं। जब आपका व्यवहार जो दूसरे के प्रति बेकार होगा तो आपके बच्चे भी तो ऐसे ही व्यवहार करेंगे ना। ये तो जनरल सी बात है, आपने देखा ही होगा। तो जैसा आप अपने बच्चों में रखना चाहते हो गुण, अगर आप उसी तरह से आदर करते हो दूसरे को, तो हो सकता है कि आपका बच्चा जो आप बनाना चाहते हो वही बनेगा। जो मूल्य हम धारण करते हैं वे हमें अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसी, मास मीडिया आदि से हमें प्राप्त होती है। देखिए आजकल जो होता है, कोई बच्चा कुछ भी सीखता है ना, तो इन्हीं के जरिए सीखता है। या तो परिवार से सीखता है, या अपने मित्रों से सीखता है, या आस पड़ोस से सीखता है, या आजकल तो पता ही है कि इंटरनेट का ज़माना है तो मोबाइलों से सीखता है। मोबाइल में भी बहुत कुछ बातें आजकल जो है बच्चों को सिखाई जाती है, ठीक है, जो उनके जीवन के लिए भी सही नहीं रहती है। मोबाइल जब हम स्टार्ट करते हैं, देखते ही हो कैसे आपत्तिजनक चीज़ें जो होती है आपके सामने होती है। तो हो सकता है कि वो बच्चे देख के आकर्षित हो और धीरे धीरे वो गलत रास्ते पर चले जाएँ, फिर आपके पास पछतावा होने की चीज़ ही ना हो। तो ऐसे चीज़ों में आपको बच्चे को समझाने की ज़रूरत है, बच्चे ऐसे काम पे ना दें, इसे मोबाइलों को ना चलाओ। अनेक मूल्य ऐसे होते हैं जो आप अपने स्वयं के परिवार सदस्यों को से सीखते हैं। पिछले कई वर्षों से मूल्य आधारित शिक्षा का महत्व नहीं दिया गया है। आजकल पता ही है कि आजकल मूल्य निर्धारित जो शिक्षा है उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, शिक्षा का जो आज महत्व है ख़त्म हो गया है। लोग क्या कर रहे हैं, आज शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, सिर्फ रट रहे हैं। और रटने से कोई चीज़ को समझ नहीं जा सकता है दोस्तों। आप सोचते हो कि कोई क्वेश्चन को मैं रट लूँ और रट के एग्ज़ाम में चला जाऊँ, आप भूल जाओगे। अगर आपने सिलेबस को समझ लिया है ना, चैप्टर को समझ लिया है ना, तो मैंने कहा ना, एक बार समझ लोगे दोबारा आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये परीक्षा तक आपको याद रहेगा। ठीक है, तो अगर एक बार समझ नहीं है तो 2 बार समझिए, 2 नहीं है तो 3 बार समझिए, लेकिन समझ के दीजिएगा क्वेश्चन का आंसर। तो एग्जामिनर भी वहाँ खुश होगा कि बच्चे ने अपनी मानसिक का उपयोग किया है, दिमाग का उपयोग किया है, इसमें कोई तरह का रट्टाबाज नहीं लगाया गया है। अनेक मूल्य ऐसे हैं जो आप अपने स्वयं के परिवार के सदस्यों से सीखते हैं। पिछले कई वर्षों से मूल्य आधारित नहीं रह गया है, इसी कारण हमारे समाज में धीरे धीरे मूल्य खत्म होते जा रहे हैं। बहरहाल जिस प्रकार हम प्रदूषण को अपने जीवन का अंग नहीं बना सकते हैं और हमें उसके विषय में कुछ ज्ञान करना चाहिए, ठीक उसी प्रकार हमें अपने समाज के मूल्यों को भी समाप्त नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, यही बात है ना, प्रदूषण को हम अपने जीवन का आधार नहीं बना सकते हैं, तो हम अपने मूल्यों को कैसे बना सकते हैं। उन्हें जीवन में अपनाए जाने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करना चाहिए, और यह प्रयास सिर्फ हम ही लोग कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं आगे करेगा। बच्चों को मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना परिवार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि बच्चों को सही मूल्य का शिक्षा
दिया जाए, जिससे बच्चे का जो है जो आंतरिक विकास किया जा सके। हमें अपने बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना होगा, जिससे कि बच्चे अपना जीवन का सही ज्ञान प्राप्त कर सके, ठीक है, ताकि वह समाज में स्वीकार्य मूल्य को सुगमता से साथ ग्रहण और आत्मसात कर सके और अपना जीवन को चला सके। उन्हें अपने घर के वातावरण में ही उन मूल्यों को निरंतर अभ्यास करना होगा, यानी आपको उसको सिखाना होगा। अगर आप उसको नहीं सिखाइएगा तो वो शायद मूल्य न सीख पाए और जीवन का जो आप चाहते हो बनाना शायद वो न बना पाए। माता पिता बच्चों के मूल्य की शिक्षा अप्रत्यक्ष रूप से यह बताकर देते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनके समग्र उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यदि माता पिता बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और स्वयं ही झूठ बोलते हैं तो क्या होगा। मैंने वही बात बताया ना कि अगर आप गलत कर रहे हो तो बच्चे आपको वही सीखेंगे ना। जब आप सिखा रहे हो कि आप झूठ नहीं बोलना चाहिए तो आप खुद ही झूठ बोल रहे हो, तो बच्चों में क्या इसका प्रतिक्रिया पड़ेगा, आप स्वयं ही समझदार हो, ठीक है। ऐसा स्थिति में बच्चा असमंजस में पड़ जाएगा, उसे पता नहीं चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और इसी सही गलत के चक्कर में जो है आप बच्चों को जिस आदर्श में बनाना चाहते हो शायद उससे वो वंचित रह जाए और आपको ये सबसे बड़ा दुखदायक ही मिलेगा, ठीक है। इस पाठ के आरंभ में जहाँ पारिवारिक कार्य के विषय में पढ़े, आप उनमें भावनात्मक सुरक्षा और आपसी बंधन पाएंगे। यह सुरक्षा बस सुनिश्चित की जा सकती है जब हम परिवार के बुजुर्गों के बीमार सदस्य की देखरेख कर दें, जब हम लड़कियों या महिलाओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार करें और जब कुछ सामुदायिक सेवा करें। तो इससे क्या होगा, परिवार के बुजुर्ग सदस्य अर्थात दादा दादी जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां उनकी ऊर्जा सदर क्षमताएं कम हो जाती है। तो पता ही होगा जो बुजुर्ग होते हैं उनकी क्षमता वैसे रह नहीं जाती जैसी उनकी पहली होती है, या हमारी भी नहीं रहेगी, तो जनरल सी बात है। उन्हें विशेष ध्यान व देखरेख की आवश्यकता होती है, जैसे बच्चों की देखरेख की आवश्यकता होती है उसी तरह से जो बुजुर्ग होते हैं उनको भी देखरेख की आवश्यकता होती है। इसलिए यह परिवार के सभी सदस्यों का दायित्व है कि वे उनको देख रेख करें और जहाँ तक संभव हो सके उन्हें आरामदायक जीवन प्रदान करें, ठीक है। हम यह कैसे कर सकते हैं, यह बहुत ही आसान है यदि आप नीचे दिए कुछ बातों का ध्यान दें तो। अगर कुछ बात ध्यान देते हो तो आसान हो जाता है। उन्हें उन कार्यों करने में मदद करें जिन्हें करने में वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको कार्य करके उनको देना चाहिए। उन्हें आरामदायक स्थिति प्रदान करने के लिए उनके साथ समय बिताएं। कुछ समय बिताइएगा तो काफ़ी उनको अच्छा अनुभव होगा, क्योंकि बचपन में जब आप थे तो आप भी चाहते थे ना कि आपके माता पिता आपके साथ व्यतीत करें, तो वो भी चाहते हैं कि अभी बुजुर्ग हो चुके हैं तो वो भी चाहते हैं कि आप जो हो उनके साथ व्यतीत करो, यानी वृद्ध माता पिता के साथ समय बिताएं। उनके साथ रहकर उनका मनोबल को बढ़ाएं कि आप बहुत बेटर कर रहे हो, आप जीवन की बहुत अच्छा संघर्ष के साथ आगे बढ़ सकते हो। उनको पोषण संबंधी तथा चिकित्सा आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहे। उनको कोई तरह का खाने पीने में तकलीफ न हो, उनको चिकित्सा आवश्यकताएं हमेशा प्रदान करते रहो, जिससे कि वो कमज़ोर खुद को न समझे। घर के निर्णय में उन्हें भी शामिल करें, कोई भी फैसला लें तो उनको भी शामिल करें। इससे ये रहता है कि वो अभी भी परिवार के सदस्य हैं और लोग उसके निर्णयों को सम्मान करते हैं। आजकल जो बच्चे होते हैं खुद ही निर्णय लेने लग जाते हैं, जैसे उनके मैरिज हुआ नहीं कि वो ही घर का पूरी तरह से संभालने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो घर में माता पिता हैं, उनका सहयोग लीजिए, उनसे बातें कीजिए कि भाई क्या सही और क्या गलत है। उनके दृष्टिकोण तथा विचारों का आदर करें। जो भी वो बातें करते हैं, जो भी कहते हैं, बेशक वो गलत भी कहें फिर भी उनको आदर कीजिए और फिर उसको एनालाइज करके उस विचारधारा को उनको समझाने की कोशिश कीजिए। यही एक समझदार व्यक्ति का निशानी होता है, ठीक है। आगे जो है, आज के युग में ऐसे अनेक परिवार में बेटी और बहुओं को अनेक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जैसे पोषण, शिक्षा, खेलकूद, नौकरी करने और यहाँ तक कि अपने परिवार को अव्यक्त कराने प्रतिबंधित। जब हम अपने समाज में लड़कियों और महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता के विकास की बात करते हैं तो वास्तव में से हमारा तात्पर्य सभी मनुष्य की समानताओं से है। जिम्मेदारी युवा सदस्यों के रूप में हमारा दायित्व है कि हम अपने परिवार में किसी प्रकार का भेदभाव न होने दें। जहाँ कहीं ऐसा भेदभाव हो रहा हो उसका हमें विरोध करना चाहिए। देखिए, आज जो है महिलाएं किसी से कम नहीं है, चाहे बहू हो चाहे बेटी हो, उनको पोषण सही मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, खेल कूद कर सकते हैं, नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको एक सामान्य मिलना चाहिए। आप कहीं भी जाइएगा जॉब में तो एक बात देखिएगा, महिलाओं को अगर 3,000 रुपया दे रहा है तो पुरुषों को उसके 5,000 दे रहा होगा। तो जनरल सी बात है, बहुत बड़ी भेदभाव है। क्यों, आखिर समझ मुझे भी आज तक नहीं आया। महिलाएं भी वही काम कर रही है, पुरुष भी वही काम कर रही है, तो इतनी भेदभाव क्यों? आज मजदूरी में भी ऐसा ही होता है कि औरतों को 300 रुपया दिया जाता है, महिलाओं और पुरुषों को 500। तो ये बड़ा थोड़ा विचार कीजिए, सोचिए कि ऐसा क्यों होता है। कोई व्यक्ति अगर मजदूरी आपके क्षेत्र में कर रहा है तो उनसे पूछिए कि महिलाओं का आप कितने पैसे देते हो और पुरुषों के लिए कितना पैसा निर्धारित किया है, तब जाके हमें समझ में आएगा कि हमारे देश में भी भेदभाव की कमी नहीं है। पोषण, शिक्षा और अवसरों के क्षेत्र में समानता दर्शक थे। घर के कार्य तथा पारिवारिक आय में उनके योगदान की सराहना करके तथा उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखिए। ये सबसे बड़ी बात होती है हमारे लिए।
यह मानना कि उनकी आवश्यकताएं हर उन्हें समय पर पूरा किया जाना चाहिए। जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उनको समय पर पूरा कीजिए, क्योंकि पहले आप के लिए वो करते थे, ठीक है। उनके प्रति सम्मान दर्शक और उनके साथ बराबरी का व्यवहार करें, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाओं के प्रति देखिए व्यवहार जो हो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो भी जो है घर के सदस्य है, वो भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, ठीक है, वो भी घर के लिए बराबर है। इस पाठ में हमने सीखा है कि परिवार का हिस्सा बनना कितना महत्वपूर्ण होता है। जो जिसके पास परिवार होता है वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति होता है, उसका जीवन हमेशा भाग्यशाली होता है, क्योंकि परिवार का साथ सबका नहीं मिलता है। हम समझ गए हैं कि परिवार के प्रत्येक सदस्य की सुगठित कुशलता में परिवार कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। एक विशिष्ट परिवार जीवन चक्र के 3 स्तर होते हैं, आरंभिक, विस्तार, संकुचन, ठीक है। ये तीनों अवस्थाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर अवस्थाओं की अपनी खुशियाँ और चुनौतियाँ होती है, यानी हर क्षेत्र का अपना एक विशेष महत्व रहता है। समाज का एक उपयोगी सदस्य व स्वस्थ संबंधों के सुनिश्चित के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी भूमिका बखूबी निभाना चाहिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना भूमिका अदा कर सकता है। परिवार बिना किसी शर्त के अपने सदस्य से प्यार, देख रेख, सहयोग प्रदान करता है। हमें इसकी सराहना करना चाहिए, इसके अपना विशेष अधिकार नहीं समझना चाहिए। पारिवारिक मूल्य कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरण करने में परंपरा आदर एक लंबी भूमिका अदा करता है। देखिए दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है आदर्श तभी जाता है जब आप परिवार के साथ रहो। अगर परिवार के साथ नहीं रहोगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपकी गुण है शायद ट्रांसफ़र नहीं होगी। क्यों? जेनेटिक तो कहते हैं ना, आनुवंशिकता तो होगी ट्रांसफ़र, लेकिन गुण नहीं होगी। जो होना चाहिए, जो आप सीखते हो बुजुर्गों से, शायद वो न रहे, क्योंकि एकल परिवार में ऐसा ही होता है। संयुक्त में रहोगे तभी आप सबके ज्ञान को अर्जित कर पाओगे, चाहे बच्चे सीख पाएंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि इन जीवन कौशलता का प्रयोग करके कठिन परिस्थितियों में हमें समस्याओं का प्रभावी ढंग से निपटाने का रास्ता सुलझ जाती है। यानी आप परिवार के साथ रहोगे तो कोई भी मुसीबत आएगी, कोई भी तकलीफ़ आएगा तो उसको आप बहुत ही आसानी से सलूशन कर सकते हो और उसको अपने जीवन से निकाल सकते हो। लेकिन परिवार के साथ नहीं रहोगे तो आप मुसीबत में ही पड़ते चले जाओगे और शायद इसका सलूशन निकालने में असफलता हासिल मिलेगी, ठीक है। जीवन में आगे चलकर यह आपको शांति तथा सकारात्मक रवैया प्रदान करेगा, ठीक है। अगर आप परिवार के साथ रहते हो तो आपके लिए बहुत ही होगा कि आप शांति और सकारात्मक रवैया आपके अंदर रहेगा। अगर परिवार से आप दूर रहोगे तो आपके अंदर कठोर वाणी आ जाएगी। यह आपके परिवार से समाज का सकारात्मक सदस्य बनने में सहायता करता है। तो परिवार ही ऐसा जगह है जहां पर आप सकारात्मक सदस्य बन सकते हो या परिवार का हिस्सा रह सकते हो, क्योंकि जब परिवार का हिस्सा बने हुए हो तो आपके अंदर जरूर सादगी रहेगी, ठीक है। तो यह सब कुछ है जो जीवन में पाने की कामना करनी चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसा ही कामना करना चाहिए, ठीक है। तो हमने जो ये पूरा पाठ है जब पढ़ा, क्योंकि पाठ खत्म हो रहा है, ठीक है। इसमें हमने एकल परिवार, ठीक है, सही परिवार था, उसमें एकल परिवार था और संयुक्त परिवार था, ठीक है। परिवार दो होता है, एक जो है परिवार जीवन चक्र था, एक माता पिता का रवैया था। इसमें हम परिवार जीवन चक्र में प्रारंभिक, विस्तार, संकुचन के बारे में हमने अध्ययन किया है, ठीक है। माता पिता का रवैया के बारे में हम अधिकार के बारे में, प्रजातांत्रिक या अनुद्यमता के बारे में हमने चर्चा किया है। लेकिन परिवार के और भी सदस्य जो थे, मूल्य शिक्षा प्रदान करने में भूमिका, जीवन कौशल विकसित करने में भूमिका, संबंधों के निमित्त। तो इस तरह से जो है हमने पूरे पाठ में पढ़ा और समझा है कि जितना महत्वपूर्ण आप अपने बचपन में रहते हो माता पिता के लिए, उतने ही जब वृद्ध होते हैं माता पिता तो आपकी भी आवश्यकता माता पिता को उतनी ही होती है। तो ये शिक्षा बहुत ही आपके लिए भी ज़रूरी है। जितना आपकी ज़रूरत होता है बचपन में माता पिता का, उतना ही वृद्ध अवस्था में माता पिता को भी आपकी आवश्यकता होती है उतनी ही। तो उनको दूर ना करो, एकल परिवार के आगे मत बढ़ो। संयुक्त परिवार ही सबसे सुखद परिवार होती है जिसमें हर चीज़ से हम बच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ जो है तिरपान स्टडी ये बताता है कि आपने जो समय व्यतीत किया है, जो आपने बातों को सुना है, अगर अपना जीवन में इसको उतार लेते हो तो तिरपान स्टडी सेंटर का जो ये वीडियो बनाने का जो कार्य है वो सफल हो जाएगा और शायद हम अपने भविष्य में ऐसे ही परिवार का हम आदर्श रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपने जो तिरपान स्टडी के साथ आपने जो समय व्यतीत किया इसके लिए धन्यवाद, ठीक है। आप बने रहे तिरपान स्टडी के साथ, क्योंकि आपको ये NIOS, CBSE बोर्ड और PU बोर्ड जो होगा उसका भी आपको इसमें आएगा अब, ठीक है। तो इसी के साथ हम अगले वीडियो मिलेंगे, अगले अलग जोश के साथ मिलेंगे। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।